जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के अनसॉल्व्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 3 जिसका पेपर कोड दिया है 348 KI, जिसका पार्ट नंबर 4 को करने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हल करवा दिया है। आप लोग हमारे चैनल पर पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम प्यारे बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 का खा वाला यानी क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहक की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 6 का गा वाला हमारे पास दिया है प्रश्न, पारजीनी जंतु क्या है, पारजीनी जंतुओं से होने वाले लाभों का संक्षेप में वर्णन कीजिए और निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे घा वाले का पहला पार्ट दिया है DNA पैलिड्रोम और घा वाले का सेकंड पार्ट दिया है वहन क्षमता। और इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हमारे पास दिया है यानी 7वां प्रश्न दिया है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास दिया है मादा प्राइमेटों में आवर्त चक्र के पुटकीय एवं स्रावी प्रावस्थाओं या प्रावस्था में हार्मोन की भूमिका का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में दिया है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पुष्पीय पादपों में परागण के प्रकार, स्तन ग्रंथि। तो प्यारे बच्चों बिना देरी किए हुए इसको हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने प्रश्न नंबर 6 का खा वाला लिया है जो हमारे पास दिया था क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहक की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्यारे बच्चों क्लोनिंग संवाहक क्या होता है तो इसको देखते हैं। क्लोनिंग संवाहक हेडिंग डालेंगे काले पेन से और देखेंगे एक छोटा DNA अणु जो किसी परपोषी कोशिका में विदेशी DNA खंड को ले जाने और उसकी कई प्रतियां बनाने के लिए एक वाहक या वाहन के रूप में कार्य करता है। ये प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज जैसे DNA अणु हो सकते हैं जिनका उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में वाहित जीन की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो प्यारे बच्चों एक बार हम फिर देखेंगे तो क्लोनिंग संवाहक होता क्या है। तो एक छोटा DNA अणु है जो किसी परपोषी कोशिका में विदेशी DNA खंड को ले जाने और उसकी कई प्रतियां बनाने के लिए एक वाहक या वाहन के रूप में कार्य करता है। यह प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज जैसे DNA अणु हो सकते हैं जिनका उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में वाहित जीन की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रतियों मतलब उनकी आइडेंटिकल कॉपीज, हूबहू वैसी ही जीन तैयार की जाती है। तो प्यारे बच्चों इसके आगे देखते हैं तो काले पेन से हेडिंग डालेंगे एक आदर्श क्लोनिंग संवाहक में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो नीले पेन से फर्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रतिकृति उत्पत्ति स्थल, यानी प्रतिकृत उत्पत्ति स्थल क्या होता है तो इसको देख लेते हैं। तो यह विशिष्ट DNA अनुक्रम है जहां से प्रतिकृति शुरू होती है। यह विशेषता संवाहक को परपोषी कोशिका के भीतर स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतियां बनाने में मदद करती है। इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों काले पेन से लिखेंगे चयनित मार्कर जीन। तो चयनित मार्कर जीन क्या होता है तो इसको देखते हैं। तो यह एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन होते हैं। ये परिवर्तित कोशिकाओं को पहचानने में मदद करते हैं। इसके आगे देखेंगे प्यारे बच्चों क्लोनिंग स्थल, यानी काले पेन से हम हेडिंग डालेंगे क्लोनिंग स्थल। तो देखते हैं क्लोनिंग स्थल क्या होता है। तो संवाहक में अद्वितीय प्रतिबंधन स्थल होने चाहिए जहां विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम विदेशी DNA को बिना किसी आवश्यक कार्य को बाधित के
बाधित के लिए जोड़ सकें, यानी आवश्यक कार्य है तो डीएनए अणु को क्या कर सकें, जोड़ सकें। तो आगे इसके प्यारे बच्चों काले पेन से लिखेंगे छोटा आकार और उच्च स्थिरता। तो इसको देखते हैं। एक छोटा आकार संवाहक को कोशिका के भीतर आसानी से प्रवेश करने और स्थिर रहने में मदद करता है। तो प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है वो अगला प्रश्न दिया है हमारे पास, प्रश्न नंबर 6 का गा वाला। तो पारजीवी जंतु क्या है? पारजीवी जंतुओं से होने वाले लाभों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों बिना देरी किए हुए देखते हैं पारजीवी जंतु क्या होते हैं। तो पारजीवी जंतु यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित जंतुओं में वांछित विजातीय जीन का स्थानांतरण कराकर उच्च गुणवत्ता वाले जंतु प्राणी विकसित किए जा रहे हैं। इन जंतुओं के विकास को आणविक कृषि यानी मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इनसे लाभ देखते हैं, यानी पारजीवी जंतुओं से लाभ। तो काले पेन से लिखेंगे पारजीवी जंतुओं से लाभ, यानी ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे पारजीवी जंतुओं से लाभ। तो फर्स्ट वाला देखेंगे, यानी इससे पहला लाभ क्या होता है, तो अधिक दुग्ध उत्पादन। यानी पारजीवी जो जंतु होते हैं, जो पारजीवी जंतु तैयार किए जाते हैं वो अधिक, यानी देसी पशुओं के अपेक्षा ये जो जो जंतु होते हैं या जानवर होते हैं वो अधिक दूध उत्पादन करते हैं। और दूसरा लाभ क्या है, उत्तम प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की प्राप्ति, यानी इनसे उत्तम प्रोटीन खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। और तीसरा जो लाभ है, अधिक मात्रा में गुणवत्ता वाले मांस का उत्पादन, यानी अधिक मात्रा में मांस पैदा कर सकते हैं जो अधिक उत्तम, यानी उत्तम गुणवत्ता वाला मांस हो सकता है। चौथा हमारे पास दिया है चौथा हमने लिखा है पॉइंट, पूरे वर्ष अंडे देने वाले जीवों का विकास, यानी इनसे ऐसे जीवों का निर्माण कर सकते हैं या ऐसे जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं जो पूरे वर्ष अंडे देते रहें। पांचवा जो है, अंडों से शीघ्र चूजे प्राप्त हो सकें। और छठा जो पॉइंट हमने लिया है, जीन चिकित्सा है तो प्रयोग में लाए जाने वाले जीवों का विकास करना। इससे पारजीवी जंतुओं से इतने लाभ होते हैं या हो सकते हैं। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों देखते हैं। तो प्यारे बच्चों छठे का घा वाला प्रश्न दिया हमारे पास, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें टिप्पणी लिखना है। तो छठे का फर्स्ट वाला पार्ट दिया है हमारे पास डीएनए पैलिड्रोम, और दूसरा पार्ट दिया है वहन क्षमता। तो सबसे पहले देखते हैं कि डीएनए पैलिड्रोम होता क्या है या पॉलीड्रोम होता क्या है। तो डीएनए पॉलीड्रोम हेडिंग डालेंगे। तो देखते हैं कि डीएनए पॉलीड्रोम एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम एक स्टैंड पर 5 अंश से 3 अंश दिशा में पढ़ने पर, पूरक स्टैंड पर 5 अंश से 3 अंश दिशा में पढ़ने पर ठीक वैसे ही होता है। यह एक शब्द या वाक्य की तरह होता है जिसे आगे या पीछे से पढ़ने पर समान अर्थ निकलता है, यानी एक ऐसा अनुक्रम जिसको चाहे आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें दोनों का अर्थ सेम निकलेगा। आगे देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो काले पेन से लिखेंगे कैसे काम करता है, यानी ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे कैसे काम करता है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों कि डीएनए डबल हेलिकेस संरचना में एक स्टैंड का अनुक्रम दूसरे स्टैंड के लिए पूरक होता है। ए हमेशा टी से और जी हमेशा सी से जुड़ता है। एक पॉलीड्रोमिक अनुक्रम में अनुक्रम की समरूपता केंद्र बिंदु से उलट जाती है। उदाहरण के लिए देखेंगे, उदाहरण क्या हमने लिया है। तो उदाहरण में लिखेंगे 5 अंश से, यानी 5 अंश में क्या होता है इनका अनुक्रम, तो GAATTC, यानी 5 अंश से 3 अंश की ओर। और जब आप इस अनुक्रम को 5 अंश से 3 अंश में एक स्टैंड पर पढ़ते हैं तो GAATTC है, इसका पूरक स्टैंड 3 अंश से 5 अंश दिशा में
3 अंश से 5 अंश की दिशा में क्या होगा, तो 3 अंश से CTTAAG यानी 5 अंश होगा। चाहे हम 5 अंश से 3 अंश की ओर पढ़ें तो ये क्या है, GAATTC है। और चाहे इसको उलट दें तो उलटेंगे तो क्या आ जाएगा, C पहले आ जाएगा, T आ जाएगा, फिर A आ जाएगा और G आ जाएगा। तो पॉलीड्रोमिक कहने का मतलब ये है कि जब स्टैंड जोड़े जाते हैं या हेलिकेज स्टैंड आपस में जुड़ते हैं तो जो इनका अनुक्रम है वो समान आता है, चाहे आगे से पढ़ें चाहे पीछे से पढ़ें, इनका समान अर्थ निकलता है। आगे देखेंगे, जब इस पूरक स्टैंड को उल्टी दिशा यानी 5 अंश से 3 अंश में पढ़ते हैं तो यह फिर से GAATTC होता है। जो सेकेंड पार्ट दिया था हमारे पास, टिप्पणी लिखना था वहन क्षमता पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे वहन क्षमता। तो वहन क्षमता क्या होता है इसको जानते हैं। तो वहन क्षमता को जलवायु के अधिकतम भार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो जनसंख्या की प्रकृति में जनसंख्या संतुलन के बराबर होती है। जब जनसंख्या में मृत्यु की संख्या जन्मों की संख्या तक बढ़ जाती है, जनसंख्या कारकों पर वहन क्षमता पारिस्थितिकी के प्रभाव को एक रणनीतिक क्षमता के साथ प्रदर्शित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारे पास दिया है 7वां। तो मादा प्राइमेटों में आर्तव चक्र के पुटकीय एवं स्रावी प्रावस्था में हार्मोन की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसको देखते हैं। तो मादा प्राइमेट्स में आर्तव चक्र यानी मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल इंग्लिश में कह सकते हैं के पुटकीय यानी कूपिक और स्रावी चरणों के दौरान हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह चक्र विभिन्न अंतःस्रावी संकेतों द्वारा सावधानीपूर्वक विनियमित होता है, जो प्रजनन के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। तो प्यारे बच्चों इसमें पहली जो प्रावस्था होती है उसे हम पुटकीय प्रावस्था या फोलिक्यूलर फेज कहते हैं। तो देखते हैं पुटकीय प्रावस्था होता क्या है। तो पुटकीय प्रावस्था कूप उत्तेजक हार्मोन्स यानी FSH के साथ शुरू होती है, जो अंडाशय में डिंब ग्रंथि पुटिकों यानी फॉलिकल्स की वृद्धि को उत्तेजित करता है। जैसे जैसे ये पुटक बढ़ते हैं वे मुख्य रूप से एस्ट्रोजन का स्राव करते हैं। एस्ट्रोजन का बढ़ता स्तर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स यानी LH के स्राव को भी प्रेरित करता है, जिससे ओव्यूलेशन शुरू होता है। इसके आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, जो अगली फेज है वो है स्रावी प्रावस्था यानी ल्यूट्रल फेज। तो ल्यूट्रल फेज क्या होता है देखते हैं। ओव्यूलेशन के बाद अंडाशय में फटा हुआ पुटक पीतपिंड यानी कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। पीतपिंड मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन और कुछ हद तक एंड्रोजन स्राव करता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की परत को निषेचित अंडे के आरोपण के लिए तैयार करता है और गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। यदि निषेचन नहीं होता है तो पीतपिंड विघटित हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन का स्तर गिर जाता है और मासिक चक्र धर्म शुरू हो जाता है। यानी जो प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है, इसका जो प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन का स्तर गिर जाता है और जो अंडाणु का निर्माण हुआ है निषेचन ना होने पर वह विघटित हो जाता है, यानी टूट कर शरीर से बाहर निकलने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अगला प्यारे बच्चों हमारे अथवा में दिया था 7वें का प्रश्न, जो अथवा में दिया था। तो 7वां जो अथवा में प्रश्न दिया था वो है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
तो इसको प्यारे बच्चों जो 7वें का अथवा का फर्स्ट पार्ट दिया था पुष्पीय पादपों में परागण के प्रकार, और जो सेकंड पार्ट दिया था स्तन ग्रंथि। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, पुष्पीय पादपों में परागण के प्रकार। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि जो परागण की क्रिया होती है, जो परागण होता है वह दो ही प्रकार का होता है, यानी स्वपरागण और परपरागण। तो इसमें ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे स्वपरागण। और स्वपरागण होता क्या है देखेंगे, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि परपरागण के लाभ, स्वपरागण के लाभ। तो स्वपरागण के लाभ क्या है, तो यह सुनिश्चित करता है कि आनुवंशिक गुण स्थिर रहते हैं और किसी बाहरी कारक जैसे कीट या हवा की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो स्वपरागण होता है उसमें जो संतान उत्पन्न होती है वह सेम अपने माता पिता यानी हूबहू अपने माता पिता के समान होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, यानी विभिन्नता वेरिएशन नहीं आते हैं। जैसे मटर और टमाटर जैसे पौधे आमतौर पर स्वपरागण करते हैं। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, तो हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे जो सेकंड परपरागण, यानी स्वपरागण हमने देख लिया, अब देखेंगे परपरागण। तो परपरागण क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। अब देखते हैं परपरागण के लाभ, यानी परपरागण से लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो यह आनुवंशिक विविधता पैदा करता है जिससे नई प्रजातियों के विकास और रोगों के प्रति प्रतिरोध की संभावना बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों समझ लेते हैं कि आनुवंशिक विविधता क्या होती है, यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है। तो प्यारे बच्चों जैसे देखा होगा कि जो आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, माता पिता से जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो माता पिता से आते हैं यानी डीएनए के रूप में। तो परपरागण कराने से क्या होता है कि परपरागण कराने से जो गुण होते हैं माता पिता के वो एक तो माता से आता है और आधे पिता से, यानी 50% माता से 50% पिता से आते हैं, जिससे जो संतान उत्पन्न होती है वह आनुवंशिक रूप से क्या होती है, माता पिता से भिन्न होती है। देखा होगा कि भाई बहन की तरह नहीं दिखता है, बहन भाई की तरह नहीं दिखती है, मतलब भाई बहन में भी क्या होती है, विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। अगला देखेंगे इसके उदाहरण। तो परपरागण के जो उदाहरण हैं जैसे मक्का, सेब और कई अन्य फल और सब्जियों में परपरागण होता है, ये परपरागण पर निर्भर करती हैं। अब देखते हैं परपरागण के कारक। तो परपरागण के कारक क्या होते हैं, परपरागण के लिए अक्सर बाहरी कारकों की आवश्यकता होती है जो दो प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला जो कारक होता है वो है जैविक घटक। जैविक घटक में मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, पक्षी और चमगादड़ जैसे जानवर आदि आते हैं। दूसरा अजैविक, जैसे हवा हो गया और पानी हो गया। हवा द्वारा भी परपरागण होता है और पानी भी द्वारा परपरागण हो जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, यानी पार्ट नंबर 2 स्तन ग्रंथि। तो स्तन ग्रंथि क्या होता है, तो इसको देखते हैं। एक विशिष्ट ग्रंथि है जो स्तनधारियों में दूध यानी स्तनपान का उत्पादन करती है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में होती है, लेकिन महिलाओं में पूरी तरह विकसित होती है और बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने का काम करती है। यह वास्तव में रूपांतरित पसीने की ग्रंथियां हैं जो संयोजी ऊतक, वसा और दूध बनाने वाली नलिकाओं और एल्वियोली से बनी होती हैं। अब ये काम कैसे करती हैं यानी कार्य कैसे करती हैं इसको देखते हैं। तो कार्य हेडिंग डालेंगे काले पेन से, कार्य यानी दूध का उत्पादन करना जो नवजात शिशु के पोषण के लिए आवश्यक है। फिर इनकी संरचना देखेंगे। यह संयोजी ऊतक, वसा, दूध बनाने वाली नलिकाओं और एल्वियोली से बनी होती हैं।
यानी स्थल, स्थान ये कहाँ पर पाई जाती हैं। तो स्थान में हमने लिखा है कि वक्ष यानी छाती के अग्रभाग में पेक्टोरिलिस मेजर मांसपेशी के ऊपर स्थित होती हैं। फिर ये नियंत्रण, तो ब्लैक पेन से लिखेंगे नियंत्रण। तो देखते हैं नियंत्रण क्या क्या कर सकते हैं। तो हार्मोनल परिवर्तनों जैसे प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन द्वारा नियंत्रित होती हैं, जो दूध उत्पादन और निष्कासन को प्रेरित करती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला पार्ट बहुत जल्दी ही यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। यहाँ से पढ़ने में अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और जिससे उनके भी कक्षा 12 में यानी बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स आ सकें। धन्यवाद।